जमीनपुर में सुभद्रा नाम की एक विधवा अपने बेटे राघव के साथ रहती थी। राघव दिन भर मजदूरी करता था और उसकी कमाई अपनी माँ के हाथ में लाकर देता था। सुभद्रा अपने बेटे की शादी एक ऐसे परिवार में करना चाहती थी जो दहेज दे सके। इतने में ही राघव चित्रा नाम की एक लड़की से शादी करके घर ले आता है। सुभद्रा ये जानकर चौंक जाती है और चित्रा के प्रति नफरत करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी योजना खराब हो गई थी। लेकिन फिर वो दोनों को घर में बुलाती है। अम्मा, ये चित्रा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें लगा तुम हमारी शादी को नहीं मानोगी, इसलिए हमने मंदिर में शादी कर ली। चित्रा एक गरीब परिवार से है और वो दहेज नहीं दे पाएगी। बेटा, पैसों में क्या रखा है? मुझे तो सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। थोड़े दिन गुजरने के बाद एक दिन पहले राघव काम पे निकलता है तो सुभद्रा, क्या तुमने मेरे बेटे को फंसाने के लिए अकेले पा लिया? तुम्हारी इस गंदी शादी की वजह से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सुभद्रा चित्रा को डांट कर मार कर बहुत यातना देती है और उसे लगातार अपने बेटे को छोड़ने की बात करती है। जैसे ही राघव घर को आता था, सुभद्रा चित्रा से प्यार करने का नाटक करने लगी। राघव को बेटा हुआ, उसका नाम केशव रखा। परिवार बढ़ने के कारण खर्चे भी बढ़ जाते हैं और उन खर्चों को पूरा करने के लिए राघव उधार लेता है। थोड़े साल बाद जब केशव 8 साल का होता है, चित्रा फिर से प्रेग्नेंट होती है। इसी बीच राघव को जिन लोगों ने उधार दिया था वो अपना पैसा वापस मांगने आते हैं और उसे बहुत मारते हैं। चित्रा और उसका बेटा देखकर रोते हैं। अम्मा, मुझे लग रहा है कि यहाँ रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं खाड़ी जाऊंगा और वहाँ से खूब सारे पैसे कमा कर लाऊंगा। राघव की बातें सुनकर चित्रा उससे विनती करती है, हमें यहाँ अकेला छोड़कर आप इतनी दूर मत जाइए। हम सब साथ में काम करके उधार चुका देंगे। तुम घबराओ मत चित्रा, बस तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। सुभद्रा अपने बेटे के घर छोड़ने का इंतजार कर रही थी। चित्रा प्रेग्नेंट है या न देखते हुए सुभद्रा उसको खूब यातना देती है और घर से निकाल देती है। चित्रा रोती हुई अपने बेटे को लेकर घर से चली जाती है। वो सड़क के बाजू एक पाइप में रहने लगती है। अम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है। अपने आसपास कहीं भी पानी नहीं दिख रहा। केशव, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, मैं रात तक कैसे भी करके खाने और पीने का इंतजाम करूंगी। और फिर केशव को लेकर वो 9 महीने प्रेग्नेंट है ये भूलकर बचा हुआ प्लास्टिक बॉटल चुनती है और उन्हें कुछ पैसों के लिए बेचती है। फिर जरूरी सामान खरीदती है। वो पाइप के पीछे लकड़ियां जलाकर खाना बनाती है और अपने बेटे को खिलाने के बाद खुद खाती है। कुछ दिनों बाद अचानक उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। केशव वहाँ से गुजर रही पार्वती नाम की एक औरत को अपनी माँ को देखने के लिए बुलाता है। पार्वती चित्रा को अस्पताल ले जाती है और उसे बेटी होती है। दूसरी तरफ केशव अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश होता है। राघव खाड़ी से लौट आता है और अपनी बीवी बच्चों के लिए ढूंढता है। उन्हें ना पाकर वो अपनी माँ से पूछता है, मेरी बीवी बच्चों को घर से बाहर निकालकर तुम अकेले मेरे भेजे हुए पैसों से मजे कर रही थी क्या? मैंने तुम्हारी बीवी से कुछ भी नहीं कहा था। उसको यहाँ रहना पसंद नहीं था, अपने बेटे को लेकर चली गई। माँ, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ क्या हुआ होगा। जल्दी से जाकर मेरी बीवी और बेटे को ढूंढ कर लाओ, वरना तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। उसकी बात सुनकर सुभद्रा को पछतावा होता है और वो अपनी बहू और पोते को ढूंढने लगती है। सुभद्रा और राघव उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। उन दोनों को सड़क के बाजू वाले पाइप के पास से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो दोनों आकर पाइप के अंदर देखते हैं और उन्हें चित्रा, केशव और छोटी बच्ची मिलते हैं। सुभद्रा रो रोकर अपनी बहू से माफी मांगती है। राघव अपने पूरे परिवार को फिर घर लेकर लौट जाता है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह कहानी का सुखद अंत होता है। महेंद्रपुर में एक मिडिल क्लास परिवार में गंगाधर, उसकी दूसरी पत्नी भाग्या और बेटी सोनिया के साथ रहता था। सौतेली माँ भाग्या की जान बचाने की कोशिश में सोनिया का एक पैर कट गया था। तब से वो छड़ी के सहारे चलती थी। सोनिया को उसकी सौतेली माँ पसंद नहीं करती थी और हमेशा अपने कड़वे शब्दों से उसे ताना मारती रहती थी। एक दिन जैसे ही भाग्या हॉल में आती है, वो अपनी बेटी सोनिया को ढूंढने लगती है और कहती है, मेरी बेकार एक टांग वाली बेटी, कहाँ हो तुम? अब तो घर में दिखती ही नहीं। क्या फिर से कोई बीमारी का बहाना बनाकर सो गई? और फिर वो और कमरों में आके झांकती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता।
क्या हुआ, ना तो बेडरूम में है और ना ही हॉल में। कहीं मुझसे परेशान होकर भाग तो नहीं गई? तो भी क्या, मैं तो तब भी खुश हूँ। अगर चली गई तो अच्छा ही है, कम से कम हमारी जान छूटी। ये सोचकर वो बाहर आती है और देखती है कि सोनिया उससे थोड़ी दूर कुछ बच्चों को खेलते हुए निहार रही है। मेरे दोस्त आसमान में पंछियों की तरह उड़ा खेल सकते हैं, लेकिन एक पैर न होने की वजह से मैं यहाँ इस तरह अकेली बैठी हूँ। अगर मेरे दोनों पैर होते तो मैं भी उनकी तरह खेलती, लेकिन मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी नई माँ की जान बच गई। वो मेरी माँ की जगह पर मेरे साथ रहने आई। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं फिर से बिना माँ की हो जाती। इसीलिए जो हुआ अच्छा हुआ। वह ऐसा सोचती रहती है कि भाग्या बाहर आती है और सोनिया को वहाँ बैठा देखती है। तेज धूप में ऐसे क्यों बैठी है? बुखार पकड़ लेगा और फिर फल और सब्जियों पर हमारा खर्चा करवाकर हमसे अपनी सेवा करवाएगी और खुद आराम से बैठकर टीवी देखेगी। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मैं बस अपने दोस्तों को खेलते हुए देख रही हूँ। हाँ तो देख ही क्यों रही है, जाके उनके साथ खेल ले। वैसे भी घर के सभी कामों करने के लिए मैं हूँ ना तेरी नौकरानी। एक पैर के साथ मैं कैसे खेल सकती हूँ माँ? और घर का सारा काम मैंने पहले ही कर लिया, इसीलिए आकर बैठ गई थी। ठीक है तो फिर जाओ और मेरे लिए एक चाय लेकर आओ। ठीक है माँ। फिर वो अपनी छड़ी के सहारे रसोई में चली गई और चाय बनाकर अपनी सौतेली माँ के लिए लाई। माँ चाय ले लो। अरे चाय में कितनी ज्यादा चाय पत्ती मिला दी। क्या तुम चाहती हो कि मैं इसे ना पी पाऊं? हाँ? नहीं माँ, मैंने तो हमेशा की तरह ही बनाई है। जब तुम एक चाय बनाना ठीक से नहीं जानती तो कोई तुमसे अच्छा खाना बनाने की उम्मीद कैसे करे? कल जब तुम्हारी शादी करके तुम अपने पति के घर जाओगी तो लोग तुम्हारी वजह से मुझे ही कोसेंगे। वो गुस्से में रसोई में जाती है और सोनिया को मारने के लिए लोहे की छड़ को गर्म करने लगती है। सोनिया ये देख बहुत डर जाती है। मुझे इस लोहे की छड़ से मत मारना, अगली बार ठीक से काम करूंगी, मुझे मत मारना। भाग्या को सोनिया की बातों की कोई परवाह नहीं थी और जैसे ही वो उसका हाथ जलाने की कोशिश करती है, उसी समय उसका पति गंगाधर वहां आ पहुंचता है और गुस्से में, भाग्या ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी जान बचाने की कोशिश में मेरी बेटी ने अपना पैर खो दिया और तुम उसका हाथ जलाने की कोशिश कर रही हो। कितनी बड़ी एहसान फरामोश हो तुम। फिर भाग्या रुक जाती है और उस दिन के बारे में सोचने लगती है जब वो बच गई थी। वो याद करती है कि जब माँ और बेटी दोनों बाजार से लौट रहे थे तो एक कार ने उन्हें टक्कर मारने की कोशिश की। सोनिया ने भाग्या को बचाने के लिए एक तरफ धक्का दिया, लेकिन इस सब में अपना पैर गवा दिया। मुझे माफ कर दो सोनिया, मेरी याददाश्त बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। तब से वो अपनी सौतेली बेटी की अच्छे से देखभाल करने लगी।